हाय दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक के अंतर्गत जो है दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था। एक था पहला ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस और दूसरा था बर्निंग के आधार पे। और इस वाले वीडियो में हम उसके आगे जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे। तो तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ यूज के आधार पे ईंट को जो है किन किन कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला है कॉमन ब्रिक। ये क्या होता है, इसका यूज ऑर्डिनरी वर्क में करते हैं। तो कॉमन ब्रिक जो एक सामान्य कार्यों में जो हम ईंट को जो यूज करते हैं उसको हम कॉमन ब्रिक करते हैं। ठीक है, इसका यूज ऑर्डिनरी वर्क यानी कि सामान्य कार्यों में करते हैं, जैसे कि बैकिंग में, फिलिंग में, पार्टीशन वॉल में। बैकिंग का मतलब होगा कि कहीं फ्रंट साइज के पीछे जो है उस वर्क में, और फिलिंग का मतलब है कि बाराई वाले कार्यों में, और पार्टीशन वाल का मतलब है कि अगर किसी चीज को या किसी फील्ड को दो भागों में बांटना है तो वहां पे जो है इसका यूज करते हैं। फिर अगला है इसके अंतर्गत फेसिंग ब्रिक। फेसिंग ब्रिक इसके अंतर्गत है, इसका यूज जो है फेसिंग वर्क में करते हैं जहां वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो फेसिंग वर्क के अंतर्गत जो है ईंटों का यूज वहां पे करते हैं जहां पे जो है वातावरण का इफेक्ट सीधे ईंटों पे जो है पड़ रहा है, वहां पे जो है ईंटों का यूज करेंगे। ठीक है, और तीसरा है इंजीनियरिंग ब्रिक। यह टेबल मोल्डेड ब्रिक होती है, पर्याप्त मजबूत होती है, यानी कि इसमें पर्याप्त स्ट्रेंथ होता है, ड्यूरेबल होती है, टफ होती है। ठीक है ना। इसका उपयोग जो है फाउंडेशन में करते हैं, रिटेनिंग वॉल में करते हैं, मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग में करते हैं, इत्यादि हैवी वर्क में करते हैं। तो जो इंजीनियरिंग ब्रिक होती है जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसका यूज जो है, देखिए इंजीनियरिंग ब्रिक जो होती है वो पर्याप्त स्ट्रेंथ होता है, उसमें मजबूत होती है, ड्यूरेबल होती है, ये जो है ज्यादा लंबे समय तक जो है टिक सकती है। ठीक है ना। और ये टफ होती है, ये ऊपर का जो सरफेस होता है वो टफनेस होता है, ये अगर इम्पैक्ट एनर्जी आ रही है तो उसको ये झेल लेगा। इसका उपयोग फाउंडेशन में करते हैं। देखिए फाउंडेशन में जो है ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फाउंडेशन के ऊपर ही सारा स्ट्रक्चर बना होता है, तो सारे स्ट्रक्चर का लोड जो है फाउंडेशन पे ही आता है, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। रिटेनिंग वॉल में करते हैं। देखिए रिटेनिंग वॉल जो होता है वो अपने वेट के कारण ही किसी चीज को जो है रोकता है। जैसे कि डैम की बात कर रहे हैं तो डैम भी एक रिटेनिंग वॉल ही है, लेकिन वो बड़ा साइज में है और उसका यूज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम उसको जो है नई कैटेगरी में उसका हम नाम डैम रख देते हैं। ठीक है ना। तो वहां पे करते हैं डैम में। हालांकि ईंटों का यूज कहीं कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। रिटेनिंग वॉल में मतलब कि जहां पे फिलिंग हो रही है वहां पे। मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग जो है बहुत सारे उसमें तल हैं तो बहुत सारे तलों का लोड वहां पे आएगा दीवालों पे। ठीक है, लोड बियरिंग वॉल के रूप में वहां पे करेंगे। और हैवी वर्क में जहां और भी इसी तरह के वर्क हैं जहां पे ज्यादा लोड आ रहा है तो वहां पे इसका हम यूज करेंगे। ये वाला पार्ट इधर का है। ठीक है, इसको लास्ट में देखेंगे। अब ये तो हो गया, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया बेसिक यूज पे। ठीक है, यूज के आधार पे देख लिया। अब जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पे जो है ईंटों को क्लासिफाई किया गया है। जैसे हम आरसीसी में जो है कंक्रीट का ग्रेड को क्लासिफाई करते हैं M20, M25, M30, M35, इसी तरीके से ब्रिक का जो है ब्रिक का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, और इसको जो है IS 1077 के अंतर्गत क्लासिफाई करते हैं। IS 1077, ठीक है ना। ये जो है इसका कोड है और इसके अंतर्गत हम ईंटों को क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लास दिया गया है, किस क्लास की है, और यहाँ पे मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ब्रिक की, वो है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। सही है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में। जैसे हम वहां पे करते हैं आरसीसी में मिक्स 25 होता है। ठीक है ना, M25, M15, तो ये मिक्स हो गया और ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी है, ये ईंट का क्लास है और यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ है। सही है। तो देखिए अगर क्लास 35 की ईंट है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
30 की होगी तो 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 25 की होगी तो 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 20 की होगी तो 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, अगर 17.5 की है तो 17.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 15 की है तो 15.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जैसे ये लिखा हुआ है ठीक उसके सामने वही वाला उसकी जो है स्ट्रेंथ है, वो 12.5, 10, 7.5, 5 और 3.5। तो ये जो है ईंट का क्लास है और उसके सामने जो है वो उसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, सिंपल। अब इसमें देखिए आईएस कोड के अनुसार मिनिमम जो है 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम स्ट्रेंथ की ईंट का यूज जो है इंजीनियरिंग वर्क में नहीं कर सकते हैं। तो आईएस कोड ने कहा है कि हम जब किसी भी इंजीनियरिंग वर्क में जो है ईंटों का यूज करेंगे तो हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, हाँ उसकी कम से कम जो है मिनिमम स्ट्रेंथ 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो है उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी कि वो क्लास सी मतलब 3rd क्लास का जो है ईंट होना चाहिए। उससे नीचे की ईंटों का यूज हम जो है इंजीनियरिंग वर्क में नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आईएस 3102 के अंतर्गत बर्न्ड क्ले सॉलिड ब्रिक की रिकमेंडेशन की गई है। ठीक है ना, मतलब कि आईएस 3102 इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो है बर्न्ड क्ले सॉलिड ब्रिक जो है इसका हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, आईएस 3102 के अंतर्गत हम जो है जो ब्रिक बनी हुई है उसका हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। और टेस्ट का जो है कई श्रेणियां हैं, कई पार्ट हैं, तो उसका हम यूज करते हैं यहाँ पे। सही है। अब देखिए, और इसके नीचे जो है ये वाला पार्ट है। देखिए, अगर 12.5 क्लास तक की ब्रिक के लिए जल अवशोषण क्षमता 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि यहां तक के लिए देखिए सामान्यतः जो है यहां से यहां तक होता है 10 और 12.5, तो इसकी जल अवशोषण क्षमता जो है 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सही है। और इससे जबकि इससे अधिक क्लास की ईंटों के लिए जल अवशोषण क्षमता 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम यहां से 12.5 से यहां तक आ गए 35 तक, तो इन ईंट की जो है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सही है, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अगला क्लासिफिकेशन है टाइप्स के आधार पे। सही है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। और इसमें क्या है, पहला सॉलिड ब्रिक। इस प्रकार की ईंट में स्मॉल होल्स आयतन 25% से कम होता है। अगर फ्रैग है तो उसमें इसका आयतन जो है 20% से कम होगा। देखिए, सॉलिड ब्रिक हम किसको बोलेंगे, सॉलिड कोई भी चीज सॉलिड कब होगी, जब वो क्या होगा कि पूरी तरह से ठोस होगा। तो जब हम ब्रिक बनाते हैं तो वो क्या होता है, कोई भी चीज सॉलिड कब होगी, हम ब्रिक बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि क्ले पार्टिकल होंगे, सैंड के कण होंगे, इसमें लाइम होगा थोड़ा सा, फिर से आयरन ऑक्साइड होगा, फिर से मैग्नीशिया होगा, एल्कली होगा। तो ये क्या होंगे, सब जो है जितने भी सारे हैं तो इन सब के पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे कणों के रूप में होंगे। सही है। तो क्ले को हम सॉलिड कब बोलेंगे, जब इसमें जितने भी इसके सारे अंदर होल्स हैं, मतलब कि छोटे छोटे पोरस हैं, जो वॉइड्स हैं इसमें, वो इसका जो टोटल आयतन है उसके 25% से कम होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि इसका आयतन जो है V है। ठीक है ना, तो जो इसमें स्मॉल होल्स जितने भी सारे इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म वॉइड्स होंगे उनका आयतन जो है 20% ऑफ V का 20% जो होगा इस टोटल जो ईंट का टोटल आयतन है उसका जो 20% होगा उससे कम होना चाहिए। तो अगर इसमें जितने भी सारे सूक्ष्म रंध्र हैं, वॉइड्स हैं, अगर उनका आयतन ईंट का जो आयतन है, एक ईंट का जो आयतन है उसके आयतन के 25% से कम है तो उसको हम सॉलिड ब्रिक बोलेंगे। अगर इस ईंट पे जो है फ्रॉग बना हुआ है, अगर इस ईंट पे जो है फ्रॉग बना हुआ है, तो अगर फ्रॉग बना हुआ है तो इसका आयतन जो है 20% ऑफ टोटल वॉल्यूम इससे जो है कम होना चाहिए। तो हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे सॉलिड ब्रिक बोलेंगे। समझ गए, सॉलिड ब्रिक
इस प्रकार की ईंट में जो स्मॉल होल्स होंगे, वॉइड्स होंगे, उनका आयतन जो है 20% से कम होगा और फ्रॉग होने पे इसका आयतन जो है टोटल आयतन के 20% से कम होगा। ठीक है ना। अब अगला है परफोरेटेड ब्रिक। इस प्रकार के ब्रिक में स्मॉल होल्स का आयतन जो है 20% से अधिक होगा। यहाँ पे मैं जो ब्रिक है उनका जो इमेज है उसको मैं लगा दूंगा। ठीक है, अगर मिलेगा तो परफोरेटेड ब्रिक रहेगी तो ये कैसी ब्रिक होती है, इस पे जो है ऐसे ऊपर से नीचे तक जो है होल बने हुए होते हैं। सही है, इसका मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा तो आप देख लीजिएगा। हॉलो ब्रिक किसे बोलते हैं, इसमें जो है होल्स का आयतन जो है 20% से अधिक होता है और इसमें जो है लार्ज होल भी हो सकते हैं। देखिए इस वाले में केवल जो है स्मॉल होल्स थे, सही है ना, केवल छोटे छोटे वॉइड्स थे। और इस वाले में क्या होगा कि इसमें जो है बड़े होल्स भी हो सकते हैं हॉलो ब्रिक के केस में। सही है। अब अगला है सेलुलर ब्रिक। इस ब्रिक में होल्स का एक सिरा बंद होता है। सही, इसमें होल्स जो होते हैं उनका एक सिरा बंद होता है और इसमें होल्स का आयतन 20% से अधिक हो सकता है। तो देखिए होल्स जो होंगे इसमें उसका एक सिरा बंद होगा। सही है ना। देखिए जैसे कि ये ईंट हो गई तो इधर से तो होल होगा, इधर से होल होगा, इधर से क्या होगा, होल होगा, लेकिन इस वाले फेस से नीचे वाला जो फेस है उधर से जो है बंद होगा, केवल एक ही तरफ से खुला होगा। और परफोरेटेड वाले में दोनों तरफ से खुला होगा और इस वाले में सॉलिड के केस में जो है 25% से कम होगा और 20% से कम होगा अगर फ्रॉग बना रहेगा तो सेलुलर ब्रिक उसे कहते हैं जिसमें जो है होल्स का एक सिरा बंद होता है और इसका जो आयतन होता है होल्स का वो 20% से अधिक हो सकता है। इसमें होल्स का आयतन जो है 20% से अधिक हो सकता है। तो ये जितने भी सारे होल्स हैं इनका जो आयतन है ये टोटल आयतन के 20% से अधिक भी हो सकता है। तो हमने ये जो है टाइप्स के आधार पे जो है इसका क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो कुछ स्पेशल फॉर्म है ईंटों के जो स्पेशल बनाए जाते हैं तो उनका वो कौन कौन से हैं और उनका जो है यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले आता है बैट ब्रिक, हाफ बैट ब्रिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, टुकड़ी बोलते हैं। गांव में बोलते हैं टुकड़ी, अद्धा। तो पीने वाला अद्धा नहीं, ईंट वाला अद्धा। सही है। तो जो है हाफ बैट ब्रिक, तो ये क्या होता है, ये पूरी ब्रिक है तो इसे जो है इसकी लंबाई से जो है दो भागों में काट दिया जाता है। सही है। तो जब लंबाई से दो भागों में काट दिया जाता है तो इसे हम बोलते हैं हाफ बैट ब्रिक। और इसका यूज जो है फ्लेमिश बॉन्ड में करते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड जब ईंट में चाल होती है, ईंटों को एक क्रम में लगाने का एक रद्दे में, तो वहां पे जो है हाफ बैट यूज का जो है ज्यादा यूज होता है। और फिर इसके बाद से होता है 3/4 ब्रिक। 3/4 ब्रिक माने कि इसकी लंबाई है तो इसकी लंबाई का जो है इधर वाला हिस्सा जो है 3/4 होता है और 1/4 जो होता है वो काट करके हटा दिया जाता है। 1/4 जो है लंबाई का हिस्सा काट करके और यहाँ से जो है इसको अलग कर देते हैं। तो ये जो बचा हुआ शेष भाग होता है यहाँ से यहाँ तक ईंट का, इसे हम 3/4 ब्रिक बैट बोलते हैं। ठीक है ना, 3/4 ब्रिक बैट। और इसका भी यूज जो है फ्लेमिश बॉन्ड में किया जाता है। इसका भी यूज फ्लेमिश बॉन्ड में होता है। अब जो अगला ईंट है वो है किंग क्लोजर। किंग क्लोजर क्या होता है कि जो ईंट होती है, ईंट जो होती है उसके चौड़ाई के आधे में से, ठीक है, चौड़ाई का जो है आधा हिस्सा वहां से और लंबाई का जो बीच का हिस्सा है आधा हिस्सा है वहां से, और वहां से क्या करते हैं कि ऐसे तिरछा जो है ऐसे काट करके और इसे बाहर निकाल देते हैं। तो जो शेष बचा हुआ टुकड़ा होता है उसे हम किंग क्लोजर बोलते हैं। तो ये कुछ जब हम उसको काट के निकाल देंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो जो ये वाला शेष हिस्सा है इसे हम किंग क्लोजर बोलेंगे। आप इसको एक बार प्रैक्टिकली केवल मार्क करके ही देख लीजिएगा। जो ईंट होगी उसको यहाँ पे हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो ठीक से, तो जब आप एक ईंट को लेकर के और उसे करके देख लेंगे तो जो है अच्छा ज्यादा समझ में आ जाएगा।
सही है ना। तो चौड़ाई के आधे हिस्से से और लंबाई के आधे हिस्से से तिरछा काट के जो है इसको निकाल देंगे तो इसको हम किंग क्लोजर बोलते हैं। और इसका यूज करते हैं जैम्ब ऑफ डोर एंड विंडो। देखिए जैम्ब क्या होता है कि जब कोई भी दरवाजा होता है, मान लीजिए कि ऐसे दरवाजा है तो ऐसे बंद है, ऐसे बंद है दरवाजा, ठीक है ना। तो जब इसे खोलते हैं तो आग के जो साइड है, साइड की जो दीवारें हैं, मान लीजिए ऐसे बंद है और ये इधर की तरफ खुल रहा है, ठीक है। यहाँ इसका जो है पोस्ट लगा हुआ है, जो फ्रेम होता है वो। तो ये क्या होगा कि जब खुलेगा तो इधर दीवारों से लगेगा और इधर भी दीवारों से लगेगा। तो यहाँ दीवारों पे टकराता है तो वहां पे हम इस वाले ईंट का जो है यूज करते हैं। चाहे मान लीजिए कि खिड़की है तो खिड़की के पल्ले खुलेंगे तो यहाँ आके दीवारों से टकराता है तो वहां पे जो है इस वाले ब्रिक का यूज करेंगे। इस वाले का या ये तीनों का जो है यूज करेंगे। अब अगला है स्प्ले या कैंट ब्रिक। इसका जो नाम है स्प्ले या कैंट ब्रिक, ज्यादातर कैंट ब्रिक ही बोला जाता है, स्प्ले कहीं कहीं पे आ जाता है। तो स्प्ले ब्रिक या कैंट ब्रिक, तो देखिए ये कैसे होता है। ये ब्रिक जो होती है इसको जो है चौड़ाई के, जो इसकी चौड़ाई होती है उसके बीच से, और लेंथ होता है, लेंथ का जो है 3/4, लेंथ का 3/4 भाग, या इस वाले सिरे से कहें तो 1/4, 1/4 भाग पे यहाँ पे मार्किंग करके और यहाँ से इसको तिरछा काट के और निकाल दिया जाता है। यहाँ से इसको काट करके और ये जो निकाल दिया जाता है और जो बचा हुआ होता है उसे हम कैंट ब्रिक बोलते हैं या स्प्ले ब्रिक बोलते हैं। और अगला है स्क्विंट ब्रिक। क्या नाम है इसका? स्क्विंट ब्रिक। तो इसमें क्या होता है कि इस ईंट को जो है चौड़ाई के बीच से, जो चौड़ाई है उसको आधे आधे भाग में बांट देंगे और जो लंबाई है उसको जो है आधे भाग और 3/4 भाग, लंबाई का जो आधा भाग है और 3/4 भाग है उसके बीच में से कहीं से भी काट करके, चौड़ाई से मिला करके, चौड़ाई से लेकर के और इसका जो 3/4 भाग होता है इसमें कहीं से भी काट करके और जो हिस्सा होता है तिरछा उसे बाहर निकाल देंगे और जो बचेगा उसे हम स्क्विंट ब्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? स्क्विंट ब्रिक बोलेंगे। तो यहाँ से काट के निकाल देंगे और जो बचेगा हिस्सा उसे हम स्क्विंट ब्रिक बोलेंगे। और इसका जो यूज होता है इन तीनों का यूज जो है हम जैम में करते हैं। जैम मतलब कि जो दरवाजा खुलेगा तो उसके जो पीछे जो दीवार होगी, जो दीवार का फेस होगा उसे ही हम जैम कहते हैं। और वहां पे दीवार ऐसे जो पल्ला होता है वो ऐसे टकराए नहीं, इसलिए वहां पे हम यूज करते हैं जैम में। सही है। तो ये कुछ फॉर्म थी, इसके बाद और है, मैं अभी लिखता हूँ।